साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में एक नवीन बिंदु समास की शुरुआत करने वाले हैं। समास क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने इसके भेद होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न समास से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। कभी समास का नाम पूछा जाता है, कभी समास में विग्रह किया जाता है और कभी समास की विशेषताओं पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। समास उपसर्ग और संधि की तरह ही एक महत्वपूर्ण बिंदु। आज की और आने वाली कक्षाओं में हम समास संबंधी जानकारी करते रहेंगे। तो देखें, समास शब्द है, ये जो समास शब्द है ये सम और आस इन दो शब्दों के योग से बना है। यानी देखें आप, ये आस शब्द है, इसके सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है, और समास हो गया। इसका अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से पास पास लाना। अच्छी तरह से पास पास लाना, यानी सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, और आस का अर्थ होता है पास पास लाना। अच्छी तरह से पास पास लाना, इसका मतलब क्या हुआ कि दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को हम पास पास लाएंगे। पास पास कैसे लाएंगे? पास पास तो होते ही हैं, पास पास लाकर उनसे एक नया शब्द बना देंगे, ठीक है। जैसे सिंपल तौर पे मैं उदाहरण एक लेता हूं। जैसे अपने पास एक शब्द है राजा, एक शब्द है का और एक है पुत्र। अब ये तीन शब्द हो गए, ठीक है। इनको हम अच्छी तरह से पास पास ला रहे हैं। पास पास कैसे लाएंगे? इनको पास पास लाके हमने शब्द बना दिया राजपुत्र, ठीक है। अब देखो, आपने पहले अपने पास शब्द था राजा का पुत्र और अब शब्द है राजपुत्र। इसका जो अर्थ है वही इसका अर्थ है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं राजा का पुत्र आ रहा है, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं राजपुत्र आ रहा है। अब इन दोनों शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, चाहे आप इन सबका अर्थ ले लो और चाहे इनका ले लो, एक कोई भी अंतर नहीं है इनके अर्थ में। तो समास ने क्या किया? इन शब्दों को अच्छी तरह से पास पास लाकर ये बना दिया। तो समास का जो शाब्दिक जो अर्थ हमें सामने आया इन दोनों शब्दों का, वो अच्छी तरह से पास पास लाना। अब इससे होता क्या है? समास से होता है संक्षिप्तीकरण, यानी वो चीज छोटी हो जाती है। देखो इसमें लिखा है समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। एक परीक्षा में पूछा भी गया था कि समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण में हम क्या करते हैं? उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, समास को छोटा कर देते हैं। इसमें छोटा कैसे करते हैं? यहां हमने इन तीन शब्दों को एक शब्द में लेकर आ गए, ये संक्षिप्तीकरण हो गया। तो समास का जो मतलब क्या हुआ? संक्षिप्तीकरण करना और सही तरीके से, अच्छी तरीके से पास पास लाना। इसकी परिभाषा भी हमने दे रखी, देखो, दो या दो से अधिक शब्दों को अच्छी तरह से पास पास लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। अभी आप देखो, राजा का पुत्र से हम राजपुत्र बना रहे हैं। राजा का पुत्र से राजपुत्र बनाने की जो प्रक्रिया है, जो हमने काम किया, ये जो प्रोसेस हमने किया, ये प्रोसेस कहलाता है समास। ये प्रक्रिया थी जो समास कहलाती। और इस प्रोसेस के तहत, इस प्रक्रिया के तहत जो शब्द बनकर आया राजपुत्र, ये कहलाता है सामासिक पद या समस्त पद। देखो, इस प्रक्रिया के द्वारा बनने वाला शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे देखो, अपने पास शब्द था राजा का पुत्र और हमने इसको बना दिया राजपुत्र। तो हमने इसको राजपुत्र बनाया, तो राजपुत्र तो क्या हो गया? सामासिक पद हो गया या समस्त पद हो गया,
लेकिन राजा का पुत्र से राजपुत्र बनाने की जो प्रक्रिया थी वो कहलाती है समास। ये प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, अब समास का प्रयोग हम करते क्यों हैं? क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं कम मेहनत करूं, कम मुझे बताना पड़े और मेरी बात सामने वाले को समझ में भी आ जाए। तो अपनी बात को कम शब्दों में सामने वाले तक पहुंचाने के लिए वो समास का प्रयोग करता है। देखेंगे, समास के द्वारा हम अपनी बात श्रोता तक कम शब्दों में पहुंचा सकते हैं। यानी समास के द्वारा हम अपनी बात कम शब्दों में श्रोता तक पहुंचा सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ेंगे हम। समास की कुछ खास बातें क्या क्या हुई। सम और आस के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से पास लाना। शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों को अच्छी तरह से पास लाने की क्रिया जो है, प्रक्रिया जो है, वो समास कहलाती है। और इस प्रक्रिया के तहत जो शब्द बनकर आता है वो सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। और समास के से क्या फायदा होता है? हम अपनी बात को कम शब्दों में सामने वाले तक पहुंचा देते हैं, उसी अर्थ में जिस अर्थ में वो थी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखो, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें यह समास के भेद की बात करने वाले हैं हम। समास की सामान्य जानकारी हमने कर ली, क्या होता है समास। समास के भेद जो हैं, इनमें क्या है? समास के भेद में विद्वानों में क्या है? मतभेद है। समास के भेद में विद्वानों में मतभेद है। मतभेद कैसे है कि कुछ विद्वान कहते हैं समास के 4 भेद होते हैं और कुछ विद्वान कहते हैं समास के 6 भेद होते हैं। तो देखो, समास के विद्वानों ने 4 भेद भी स्वीकार किए हैं और कुछ विद्वान समास के 6 भेद भी स्वीकार करते हैं। और जो 4 भेद जो स्वीकार करते हैं वो करते हैं पद की प्रधानता के आधार पर। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये 4 भेद कौन से हैं, 6 भेद कौन से हैं, हमें स्पष्टतः इनका पता होना चाहिए। तो जो विद्वान समास के 4 भेद बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं? पद की प्रधानता, पद की प्रधानता के आधार पर वो 4 भेद बता रहे हैं। अब पद की प्रधानता कैसे होती है कि जैसे समास सामासिक पद है, उसमें 2 पद होते हैं, एक ये और एक ये। एक ऐसा समास है और इन दोनों से मिलकर वो बन जाता है। एक ऐसा समास है जिसमें ये पद जो है पहला वो प्रधान होता है। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या होती है? एक ऐसी होती है जिसमें ये पद प्रधान होता है, दूसरा प्रधान होता है, मतलब अंतिम या उत्तर बोल सकते हैं उसको। तीसरी स्थिति ये आती है जिसमें ये और ये दोनों प्रधान होते हैं, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। और चौथी स्थिति में क्या होता है? ये दोनों ही प्रधान नहीं होते। देखो, तो समास के जो 4 जो भेद हैं वो यही हैं कि एक स्थिति यह है कि समास का ये भेद पहला पद प्रधान होता है, दूसरे में दूसरा होता है, तीसरे में दोनों होते हैं, चौथे में दोनों ही नहीं होते। इन 4 स्थितियों के अलावा अन्य कोई स्थिति नहीं बनती है। इसलिए इन विद्वानों ने, जिन्होंने पद की प्रधानता को आधार बनाया, उन्होंने समास के 1, 2, 3 और 4 भेद उन्होंने मान लिए। ठीक है, 4 भेद मान लिए। इन विद्वानों के अनुसार जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो होता है अव्ययीभाव समास। ठीक है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ये वाली स्थिति, उसका है तत्पुरुष समास। फिर जिसमें तीसरा जो है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उसका है इनका द्वंद्व समास। और चौथा जो अंतिम, जिसमें दोनों ही प्रधान नहीं होते, वो है बहुव्रीहि समास। ये इनका मानना है जिन्होंने पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद किए। अब आपको देखो 4 समासों की विशेषताएं भी इनसे याद हो गई होंगी। अव्ययीभाव समास पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान, मतलब दूसरा या अंतिम, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, और बहुव्रीहि समास दोनों ही पद प्रधान नहीं। ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते इसमें। ठीक है, अभी देखो, और अब जो 2 भेद यहाँ पे और बच गए, द्विगु समास और कर्मधारय समास। जब हम पूछते हैं साहब ये 2 भेद कहाँ से आए, तो इन विद्वानों ने कहा, जो पद की प्रधानता को आधार बनाते हैं, इन्होंने कहा ये दोनों भेद ही किसके हैं? तत्पुरुष के भेद हैं। ठीक है, अब तत्पुरुष में क्या होता है? ये दूसरा ये है तो दूसरा पद प्रधान होता है, तो इनमें भी दूसरा पद प्रधान होता है।
ठीक है, इसलिए तत्पुरुष के अंतर्गत ही इनको हम गिनेंगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, इनको अलग गिनना है, तो ये 6 भेद मान लिए उन्होंने। भेद यही है, बस अंतर इतना है कि जिन्होंने 4 माने उन्होंने इन दोनों को तत्पुरुष के अंतर्गत मान लिया, और जिन्होंने 6 माने उन्होंने इनको अलग गिन लिया। केवल गिनने का अंतर है। पद की प्रधानता वाले कहते हैं 1 2 3 4, और जो ये बच गए जो ये दूसरे के अंतर्गत हैं वो कहते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी पूरे 6 हैं। 1 से लेकर 6 तक गिनती करते हैं, वो 4 तक करते हैं और 2 को उस दूसरे के अंतर्गत मान लेते हैं। तो अंतर कुछ भी नहीं है, केवल संख्यात्मक दृष्टि से अंतर है ये। तो ये 2 समास के विद्वानों में मतभेद हैं जिन भेदों के बारे में। अब देखो, इसमें एक बात जो मैंने बता भी दी आपको कि जो विद्वान समास के 4 भेद मानते हैं, कौन से मानते हैं? ये पद की प्रधानता वाले समास के 4 भेद मानते हुए द्विगु और कर्मधार्य को तत्पुरुष के अंतर्गत ही मानते हैं। द्विगु और कर्मधार्य को तत्पुरुष के अंतर्गत मानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला जो भेद हमारा अव्ययीभाव समास है, इसमें देखो आप अव्ययीभाव समास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इस समास की विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं इसको हम समझेंगे। अव्ययीभाव समास, इस समास की विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इसमें क्या है? इस समास में पहला पद प्रधान होता है। एक विशेषता क्या है? इस समास में पहला पद प्रधान होता है, एक, ठीक है। यानी अभी हम बात कर रहे थे वही बात यहाँ आ रही है, इस समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा, इसमें पहला पद अव्यय होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहला पद अव्यय भी हो सकता है। तीसरा है, इसमें समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है। पूरा का पूरा जो पद है वो अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है, अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है इस समास में। और चौथा है, इस समास में पहला पद उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, विशेषता बताने वाले और नकारात्मक बनाने वाले उपसर्गों को छोड़कर। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। देखो, इस समास में क्या क्या विशेषताएं, एक पहला पद प्रधान होता है, एक बात हमें याद रखनी है, ये अभी भी आया और ये काफी बार परीक्षाओं में आता रहता है कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास होता है? तो कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास होता है। दूसरा है, इस समास में पहला पद जो है वो क्या होता है? अव्यय होता है। कभी अव्यय भी हो सकता है, कभी वो उपसर्ग भी हो सकता है। और पहला पद जो होता है अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, और पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। केवल 2 प्रकार के उपसर्गों को इसमें हमें छोड़ना है, एक है विशेषता बताने वाले उपसर्ग और एक है नकारात्मक बनाने वाले उपसर्ग। ये दोनों हमें छोड़ने हैं। विशेषता बताने वाले जो उपसर्ग हैं वो होते हैं, वो कर्मधारय समास में आते हैं, और नकारात्मक बनाने वाले उपसर्ग हैं वो नए तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ये हमें ध्यान में रखना, नए तत्पुरुष और वो कर्मधारय विशेषता बताने वाले उपसर्ग, ये बाद में हम पढ़ने वाले आगे की कक्षाओं में। इस समास में एक ही शब्द की आवृत्ति भी होती है, मतलब शब्द क्या होता है? रिपीट होता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है, ये हमें ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो विशेषताएं आपको ध्यान में हो गई वैसे कि कौन कौन सी होती है इसमें। इसमें विशेषताएं होती हैं अपनी, एक तो होती है पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय हो सकता है, पूरा पद भी अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, एक शब्द की आवर्ती भी होती है। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। इस समास में विग्रह करने के अनेक तरीके प्रयोग में लिए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं देखेंगे। यदि किसी सामासिक पद का पहला पद प्रति उपसर्ग हो, यह आपको ध्यान रखना है, सामासिक पद प्रति उपसर्ग हो तो वह प्रत्येक के अर्थ में हो तो विग्रह करते समय प्रति उपसर्ग हटाकर हर शब्द जोड़ देते हैं और या फिर उस शब्द को 2 बार लिख देते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। देखो, जैसे हमने एक शब्द ले लिया प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द ले लिया, ठीक है। अब प्रतिदिन शब्द का जो हमें विग्रह करना, अब प्रतिदिन में प्रति जो है वो प्रत्येक के अर्थ में आएगा, यानी प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन के अर्थ में आएगा। तो ये प्रति जो है इसको हम ले लेंगे हर, इसको हर बना देंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है, किसी सामासिक पद का पहला पद प्रति उपसर्ग हो, इसमें प्रति उपसर्ग है,
प्रत्येक के अर्थ में हो, इसमें प्रत्येक के अर्थ में है नहीं, प्रत्येक दिन, उसका विग्रह करते इस प्रति को तो हटा देंगे, हटा दिया प्रति को, और हर शब्द जोड़ देंगे। तो हर जो हर लिख दिया यहाँ पर, और हर के बाद क्या लिख देंगे, दिन लिख देंगे, तो हर दिन हो जाएगा ये। या उस शब्द को 2 बार लिख देते हैं। कौन से शब्द को, जो बच गया जो इसको, तो या तो हम हर दिन करेंगे या फिर करेंगे इसको दिन दिन, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, दिन दिन करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, या तो इसको प्रतिदिन को क्या बनाएंगे, हर दिन, या फिर दिन दिन। ये एक साथ आएगा, एक सिरोरेखा में आएगा क्योंकि ये सामासिक पद है, ये अलग अलग रहेंगे क्योंकि ये इसका विग्रह है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जो प्रतिदिन जो है, एक तो हर दिन ऐसे विग्रह हो गया, या फिर दिन दिन। प्रतिशत, हर शत या शत शत। प्रतिक्षण, हर क्षण, क्षण क्षण। ठीक है, प्रति माह है, हर माह है, या माह है माह है। ठीक है, प्रतिपल, हर पल, पल पल। प्रत्येक, हर एक, एक एक। ठीक है, अब इसमें ये कैसे हुआ, इसका हम करेंगे यहाँ से संधि विच्छेद। इसमें से ए निकालेंगे, यण संधि का उदाहरण है, ए और आगे का लिख देंगे। यहाँ से ए लिया और कै, यहाँ पे प्र और तय आधा हो गया, ये के कारण ई में बदलो, प्रतिधन एक हो गया। इसका विग्रह हर, ये देखो इसको बनाएंगे हर में, तो हर एक और एक एक। प्रत्यंग में यहाँ से ए निकालेंगे, ये बिंदी, अंग यहाँ से प्रति हो गया, प्रतिधन अंग, हर अंग, अंग अंग। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, पर वर्ष वर्ष। इस तरीके से हमें इसको लेना है। आप समझ गए होंगे इस तरीके से। इसके बाद मतलब प्रति उपसर्ग प्रत्येक के अर्थ में आता है, तो उसको प्रति को हटाकर हर शब्द जोड़ देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रति उपसर्ग से संबंधित कुछ अन्य उदाहरण हैं। ये जो उदाहरण है अभी हम ले रहे हैं, ये प्रति प्रत्येक के अर्थ में नहीं आता है। प्रति जो है वो प्रत्येक के अर्थ में नहीं आता। इसमें देखेंगे प्रति हिंसा जैसे आया, हिंसा के बदले हिंसा, किसी ने हिंसा की, उसके बदले में किसी दूसरे ने भी हिंसा कर दी। प्रतिबिंब, बिंब का बिंब होता है, एक बिंब बनता है, उसका एक दूसरा बिंब, जिसमें छाया होती है, परछाई जो होती है, उसी तरह से एक बिंब है, उसका एक बिंब बन जाता है प्रतिबिंब। बिंब क्या होता है, जैसे हम लोग एक इमारत है, उस पर तिरंगा झंडा है, लहरा रहा है, तो अब मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे एक चित्र आपके दिमाग में बन रहा है, तो वो क्या है, बिंब बनता है। बिंब का भी बिंब बनता है, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि होती है। प्रतिघात, घात के बदले घात। प्रतिक्रिया, क्रिया से प्रेरित क्रिया या क्रिया से, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले क्रिया। प्रतिकार, कार के बदले कार। प्रतिनियुक्ति, नियुक्ति के बदले नियुक्ति, एक जगह नियुक्ति होती है, उसके बदले में दूसरी जगह नियुक्ति मिल जाती है। प्रतिद्वंद्वी, द्वंद्व करने वाले का विरोधी। प्रत्याघात, इसमें यहाँ से विग्रह करेंगे, आ निकलेगा, तो आघात हो जाएगा, आघात के बदले आघात, यहाँ से आ निकलेगा। आरोप, आरोप के बदले आरोप। उत्तर निकलेगा यहाँ से, उत्तर का उत्तर या उत्तर के बदले उत्तर, यहाँ से आ निकलेगा। आशा, आशा के बदले आशा। और प्रत्यक्ष, अक्षी के सामने, आंखों के सामने जो है उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। इस प्रकार से ये हम विग्रह करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हमें याद रखने पड़ेंगे, ये सारे विग्रह जितने भी हैं ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक दूसरा तरीका जो हम ले रहे हैं, यदि किसी सामासिक पद का पहला पद आ उपसर्ग हो और उसका विग्रह करते समय आ हटाकर क्या करेंगे, अंत में तक जोड़ देंगे। जैसे अब सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, अपने पास शब्द आ गया जैसे आदमरण, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें से आ हटा देंगे और ये मरण शब्द है, तो आप इसका विग्रह करेंगे तो पहले मरण लिख देंगे और फिर आ को हटाकर क्या कर देंगे, तक लगा देंगे। बस ये इतना सा इसका विग्रह है और कुछ भी नहीं, ठीक है। आ मरण, तो मरण तक, इस तरीके से इसका विग्रह हो जाएगा। आप इसको देखेंगे, आमरण, मरण तक। आजन्म, जन्म तक भी होता है, जन्म से भी होता है। इसमें डबल आ जाएगा, आ जानू बाहु, इसमें आ जाएगा आ का मतलब तक लगा देंगे, जानू से बाहु तक। देखो जानू से बाहु तक, जानू का अर्थ होता है घुटना होता है। आपाद मस्तक, तो इसमें आ जाएगा पाद से, देखो पाद से मस्तक तक, पाद का अर्थ पैर होता है। आकंठ, इसमें एक ही है तो कंठ तक। आजीवन, जीवन तक या जीवन भर भी हो सकता है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में आगे और देखेंगे, अगला एक और जो इसका सामासिक पद का जो अगला बिंदु है, जिस सामासिक पद में बे, नी, निर और निस 4 प्रकार के उपसर्ग हैं। बे,
नी, निर और निस। उसका विग्रह करते समय इन उपसर्गों को हटाकर इन शब्द के पहले बिना शब्द जोड़ देते हैं या अंत में रहित शब्द जोड़ देते हैं। एक सीधा सा एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया बेदर्द शब्द आ गया, अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, इसको बे को हटा देंगे, इसके पहले क्या लगा देंगे, इस दर्द के पहले बिना, इसका बन जाएगा बिना दर्द के, ठीक है, बिना दर्द के। या फिर क्या करेंगे, इस बे को हटाकर ये जो दर्द बच गया इसके लगा देंगे रहित, दर्द रहित, इस प्रकार से दर्द रहित या बिना दर्द के, दोनों में से एक करेंगे। देखो यहाँ पर निर्विकार तो निर हटा देंगे, विकार बिना विकार के, विकार रहित, निडर बिना डर के, डर रहित जो डरता न हो, निर्विवाद बिना विवाद के, विवाद रहित, बेदाग बिना दाग के, दाग रहित, बेचैन बिना चैन के, चैन रहित, बेवफा बिना वफा के, वफा रहित, बेवजह बिना वजह के, वजह रहित, बेधड़क बिना धड़क के, धड़क रहित, निर्जन बिना जन के या जन रहित। इस प्रकार से आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें, कुछ उदाहरण इसके और ले रहे हैं हम। निरोग जैसे बिना रोग के, रोग रहित, नीरव बिना रव के, रव रहित, निगोड़ा बिना गोड़ के, गोड़ रहित, निसंतान बिना संतान के, संतान रहित, निसंकोच निस हटा दो, बिना संकोच के, संकोच रहित, निस्साहस बिना साहस सहायता के, सहायता रहित, निस्वार्थ बिना स्वार्थ के, स्वार्थ रहित, निश्चिंत बिना चिंता के, चिंता रहित। कोई सा भी कर सकते हैं दोनों में से। निरामिष, इसको विभाजन करेंगे निर और आमिष, तो बिना आमिष के या आमिष रहित, आमिष का मतलब मांस होता है। इस प्रकार से हम इनका विग्रह करेंगे। इसके बाद में इसमें एक यथा की बात करने वाले हैं हम। जिस सामासिक पद में यथा अव्यय हो उसका विग्रह करते समय क्या होता है, यथा शब्द को हटा देंगे और उसके पहले जितना जितनी शब्द जोड़ेंगे या फिर उसके बाद के अनुसार शब्द जोड़ते हैं। जैसे अपन सीधा सीधा लेते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति तो एक तो हो जाएगा इसका जितनी शक्ति हो, एक तो हो जाएगा जितनी शक्ति हो, या हो जाएगा शक्ति के अनुसार। दो तरीके से इसका हो जाएगा, या तो जितनी शक्ति हो या शक्ति के अनुसार। तो इस तरह से इसके हम लोग उदाहरण करेंगे। देखेंगे यथा, यथा में क्या हो जाएगा, यथाशक्ति, इसमें हो जाएगा शक्ति के अनुसार या जितनी शक्ति हो। यथा स्थिति जैसी स्थिति हो, यथा शीघ्र जितना शीघ्र हो, यथा क्रम जैसा क्रम है, यथा गति गति के अनुसार, यथोचित जैसा उचित है। जैसा जैसी भी लगाते हैं कभी कभी। यथेच इच्छा के अनुसार या जैसी इच्छा है, यथा विधि जैसी विधि निर्धारित है, यथा मति जैसी मति है, यथा संभव जैसा संभव है या जितना संभव है, कोई सा भी कर सकते हैं। यथा योग्य जो जितना योग्य है, यथानुरूप उसी के अनुरूप, यथा साध्य जितना साध्य है। इस प्रकार से हम इनको समझेंगे। इसके बाद में अब हम इसके बाद एक आवर्ती वाले शब्द और आएंगे इसमें, उनकी बात हम अगले दिन करेंगे। आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार दोहरान कर लेते हैं हम, कि एक तो हमने कि समास क्या होता है, एक समास के भेद में जो विवाद है उसकी बात करें, और एक अविभाव समास जिसकी विशेषताएं हमने बताई कि पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद प्रधान होता है, पूरा पद अव्यय बन जाता है, एक शब्द की आवर्ती भी हो सकती है। ये बातें हमें ध्यान में रखनी थी उसमें। और इसके बाद में हमने कुछ विग्रह के तरीके बताए, जैसे प्रति है, प्रत्येक के अर्थ में है तो हर जोड़ेंगे या उसको दोबारा लिखेंगे, यथा है तो जितना जितनी जैसा जैसी या के अनुसार लगाएंगे, आ आए तो तक लगाएंगे, बाद में उसको हटाकर बे निर निस, और ये बे निर और निस, और ये एक उपसर्ग उसमें और है, तो इसको हम देखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इनको हटा के क्या करेंगे, उसको या तो बिना लगा देंगे, बेदर्द बिना दर्द के, दर्द रहित, और या फिर इसके बाद में या उस शब्द के बाद में रहित जोड़ देंगे। उस बे को, नी को, निर को, नी को और निस को, इनको हटा देंगे। चार ही उपसर्ग हैं, बे, नी, निर और निस, इनको हटाएंगे और बिना जोड़ेंगे या तो उसके पहले और या फिर उसके बाद में रहित जोड़कर विग्रह करेंगे। ऐसे यथा में होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कल हम इस समास की जो कक्षा है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।